और हमारे साथ बंगाल चुनाव पर बात करने के लिए सीपीएम से मोहम्मद सलीम साहब मौजूद हैं। बेहद अनुभवी चेहरे। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के इस कॉन्क्लेव में। स्ट्रैटेजी परिवर्तन की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, कोई चीज़ स्टैटिक नहीं रहता है, और जो जहाँ तक कम्युनिस्ट पार्टी का मामला है, आपके बार अनुभव क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम शुरुआत से जब से ये संसदीय चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, आप देखेंगे कि जो क्रिएटिव कामकाज है, आप जैसे ग्राफिटी, कविताएं, गीत, संगीत, नृत्य, नाटक, ये सब जो नेताओं ने नाटक करते हैं, हमारे यहाँ ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम में होता है। चुनाव एक बंगाल में पॉलिटिकल फेस्टिवल जैसा था। ये 10 साल का मामला छोड़ करके जब से ये पैसे का खेल हो गया, या मीडिया के बदौलत वो जो है पेड न्यूज़ की तरह मामला हो गया, और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो चाहे बीजेपी या तृणमूल हो, वो अपने हैंडआउट्स के ज़रिए कुछ पेड चैनल्स है जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, उसके द्वारा अपने सिस्टम को भेजना चाहते हैं। ना तो उनको बंगाल की ज़ुबान मालूम है, ना तो बंगाल की धारा मालूम है, ना तो लेफ्ट की राजनीति मालूम है। सबसे बड़ा स्ट्रेटेजी उनका बदल गया कि वो जो बाइनरी तैयार किए थे कि ये बीजेपी और तृणमूल का खेल हो रहा है, तो वो 2 साल से फालतू काम किए थे। 2019 के चुनाव के बाद वो 21 का रिजल्ट घोषणा कर दिए थे, जबकि उनके पास कैंडिडेट नहीं है बीजेपी के पास। उन्होंने ये सोचा था कि शॉपिंग बैग में लेकर के जाएंगे हम, और जहाँ तक तृणमूल के लोगों को खरीद करके और हम कैंडिडेट खड़ा कर देंगे, लेकिन उसमें भी बहुत कमी आ गई। तो इसलिए वो अभी अपने सांसद को ही चुनाव में खड़ा कर रहे हैं। इसका मतलब चेहरे दिखाने के लिए दिल्ली से, इंदौर से लोग हैं, लेकिन बंगाल से चेहरे दिखाने वाले लोग बहुत कोशिश किए सौरभ को और किसी को मिल जाए, तो बाद में एक मिथुन यादव को मिला जो रिटायर्ड है अभी, लेकिन कुछ केस में फंसे हुए हैं। तो उनका टैक्टिक्स पूरा फेल हो गया, हमारा टैक्टिक्स नहीं। और हम सितंबर महीने में ऐलान कर चुके थे, आप लोगों को पता नहीं था क्योंकि उस वक्त सीपीआईएम को कोई महत्व दे नहीं रही थी, कि हमारा 60% चेहरा जो होगा वो नया होगा। हमें दूसरे पार्टी से खरीदारी का फरोख्त नहीं करना पड़ता। जमुरिया से आयशी घोष का चुनाव, ये या हार या जीत, ये क्या तय करेगा लेफ्ट या राइट, कौन सही? लड़ाई सीधा सीधी लेफ्ट वर्सेस राइट है। यहाँ पिछले 10 साल से कोशिश की गई इसको हिंदू मुसलमान के बनाया जाए, इसको बीजेपी तृणमूल का बनाया जाए, इसको बंगाली गैर बंगाली का बनाया जाए, लेकिन वो सब बेवकूफ़ी है। किसान मोर्चा मौजूद है बंगाल में और बीजेपी के खिलाफ वोट करो, इसके लिए पूरी तैयारी हो रही है, लगातार अपनी तरफ से बातें आगे बढ़ाई जा रही हैं। कितना असर आपको लगता है इसका पड़ेगा, और ये किसके पक्ष में जाएगा? क्योंकि किसान सम्मान निधि को बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया, किसानों को ममता बनर्जी ने लाभ नहीं लेने दिया। पूरे देश के किसान आज की स्थिति से नाराज हैं। तब ना दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा ये 2-3 महीने से चल रहे हैं। 26 जनवरी का वो नौटंकी के बाद भी चला, खालिस्तानी बोल करके बदनाम करने के बाद भी चला, कल रास्ते में एक कील खोद करके डालने के बाद भी चल रही है धरना। और यहाँ भी संयुक्त किसान मोर्चा के लोग आए, उससे कितना प्रभाव पड़ेगा वो तो चुनाव बताएगा। लेकिन यहाँ तो किसान संगठित है आज़ादी की लड़ाई के समय से। यहाँ जमींदारों के खिलाफ बंगाल में लड़ाई हुई, बड़े बड़े जो ज़मीन की मिल्कियत थी जिसके पास, और वो ज़मीन को लेकर के हमने लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ लाल झंडा लेकर के। और गरीब सबसे, इसलिए लैंड होल्डिंग यहाँ सबसे कम है, 2 एकड़ 2.5 एकड़ के है। यहाँ पे 500 एकड़ 400 एकड़ वाले जैसे पश्चिमी भारत में या उत्तर भारत में आपको यहाँ नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि किसानी की जो परेशानी है, वो डीजल का जब कीमत बढ़ रहा है, तो चाहे गुजरात के किसान हो चाहे बंगाल के किसान हो, परेशान तो होंगे। खाद का कीमत बढ़ रहा है, और चूंकि बीजेपी ये कही थी अपने चुनाव के स्वामीनाथन कमीशन के रिपोर्ट का हवाला देकर 2014 में कि हम किसान का जो लागत होगा उसका जो एमएसपी है वो हम 1.5 गुना कर देंगे। और 2015 में प्रधानमंत्री ये कहे थे कि हम किसान की आय को 2020 तक दुगनी कर देंगे। 2020 15 में, बाद में एक्सटेंशन होता रहता है, मैं उस वक्त सांसद था। 2020 के अंदर करेंगे, इसलिए मैं यहाँ बोला भी था कि आप 5 साल के लिए चुनाव में जीते, आप 19 बोलो, अब 20 क्यों बोले? तो 19 का चुनाव पार हो गया। जब 20 में लोग देखे कि ये तो बड़ा गलती हो गया, कोई नहीं कर रहे हैं, तब बेचैन हो गए लोग, तब किसान सड़क में आ गए। क्योंकि आपका वो जो डेडलाइन था वो फेल कर गया। तब तक आप बोले कि हम अदानी अंबानी को दे देंगे ये खेती, तो वो तो लोग तो आप उनको दोष नहीं दे सकते, वो अपने आप हक तो मांगेंगे ही। और इस बीच जो बात हुई कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, ट्रेड जो कृषि उपज का जो वाणिज्य के मामला है, वो आप किसानों से बात नहीं करके आपने फैसला कर लिया ऑर्डिनेंस से, और पार्लियामेंट में भी आप सही तरह से तर्क नहीं किए, तो इस जबरन पास कर दिए। इसलिए ये सिर्फ किसान का मामला नहीं रहा, लोकतंत्र का भी मामला रहा। संसदीय लोकतंत्र की जो परंपरा है, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी का मैं ऐसे दर्जनों भाषण दिखा दूंगा जो ऑर्डिनेंस राज के खिलाफ हैं। ये कोरोना के टाइम में ऑर्डिनेंस राज हो गया, संसद ठीक से चली नहीं। तो अगर ये तमाम चीजें हैं, लेफ्ट का आधार क्यों खोता चला गया? क्योंकि हमने पिछले चुनाव में 2016 का चुनाव में अगर आपको याद दिलाऊं तो कांग्रेस से भी पीछे आप सीटों के मामले में रह गए थे। ये क्यों हुआ? जब इतना आप तो
मजदूरों के, मजलूमों के क्या कहते हैं, उस कर्णधार के रूप में जाने जाते हैं। ये सब आपका शिकायत दूर हो जाएगा 2021 में, क्योंकि आप जो सवाल कर रही हैं वो 10 साल या 5 साल या 3 साल पुरानी है। आप अगर पिछले 1 महीने की बात करेंगे तो हमने ब्रिगेड में जब रैली किए, बेशक आप वोट का मामला लेंगे, और उसका 1/4 हिस्सा भी मोदी जी का मीटिंग में लोग नहीं आए, और मुख्यमंत्री मीटिंग करने का साहस ही नहीं किए। फिर भी अब बीजेपी को क्यों हमारा रैली को चोरी करके ट्वीट करना पड़ा, ऑफिशियल उसके पेज में क्यों करना पड़ा? अगर अपने लोगों की भीड़ जुड़ा सकते थे। कल अमित शाह जी के मीटिंग में क्यों लोग जुटा नहीं पाए और मीटिंग कैंसिल करके वर्चुअल बोलना पड़ा, हेलीकॉप्टर में स्नैग आ गया, चेयर खाली क्यों रहा? नड्डा जी की मीटिंग क्यों कैंसिल करना पड़ा? नड्डा जी पहुंच करके भी भाषण देने नहीं गए। पीयूष गोयल जी जब आते हैं हमारे ब्रिगेड के 1 दिन पहले, तो क्यों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं और कहीं एक लाइन का रिपोर्ट नहीं होता, चूंकि 200 से ज्यादा लोग नहीं हुए। भीड़ वोट तय करती है क्या? वो अलग बात है, लेकिन इतना तो है कि सब बीजेपी मोदी कर रहे, ऐसा नहीं हो रहा है। 5 साल पहले जो लोग मोदी कर रहे थे, अभी वो नारा बदल चुके हैं। चूंकि पेट्रोल डीजल किरासन तेल का जो कीमत बढ़ा है, पेट्रोल पंप में जब होर्डिंग लगा रहता है मोदी जी का, जो भी स्कूटर भरने चाहते हैं, तेल भरने जाते हैं या गैस सिलेंडर लेना चाहते हैं, वो समझते हैं कि ये दुगनी हो गई कीमत, 40 का बोला था 90 हो गया, 100 होने वाला है। इसलिए लोगों के अंदर एक रोष है, खास करके बेरोजगार। कोरोना के टाइम में इससे रिपोर्ट आ गया, चाहे मोदी की सरकार हो चाहे ममता की सरकार हो, कि अर्थनीति चौपट है। जो लॉकडाउन में जो लोग के कामकाज बंद हो गए थे, धंधा बंद हो गए थे, आपके मीडिया से कितने लोग छटनी हो गए, IT सेक्टर से हो गए, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर थे उनको तनख्वाह नहीं मिला, जो शॉप चलाते थे, छोटा मोटा दुकानदारी करते थे, उनका चौपट हो गया, तो उनका तो एक रोष हो। तो मुद्दे केंद्र के विरोध में है, दोनों सत्ता के विरोध में है, सत्ता के विरोध कहीं की भी हो, सत्ता के विरोध में है। और चूंकि यहाँ विधानसभा का चुनाव है, इसलिए ज्यादा रोष तृणमूल कांग्रेस की सरकार के खिलाफ है। ये 200+ का जो नारा है, इसे आप नारा ही है, ये कहाँ ठहरता वो है? हमारा नहीं है। जिनका नारा उनसे आप पूछो, हमसे क्यों पूछ रहे हो? अगर मैं आपकी बात करूं, कितने से, क्योंकि ममता बनर्जी ये कहती है कि पिछली बार से ज्यादा। तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार बंगाल में तीसरी बार नहीं आएगी। एक बीजेपी को जो यहाँ सरकार बनाने का जो सोच है, उसमें पानी फिर गया है। वो बाकी तृणमूल को शामिल करके, पूरा भी अगर सबको शामिल कर ले तो भी वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बंगाल के लोग ये दोनों के धांधली को देख चुके हैं। अब मोदी जी जैसे नेता, प्रधानमंत्री, जो सिंडिकेट राज में बदनाम है बंगाल में, उसको बाजू में बैठा कर बोले हम ममता के सिंडिकेट राज को ख़त्म करना चाहते हैं, तो क्या आप भाजपा के सिंडिकेट राज करना चाहते हैं? जो खदान में बालू चोरी का केस में फंसे हुए हैं, कोयले खदान के चोरी में फंसे हुए हैं, स्मगलिंग के केस में फंसे हैं, उसको अगर आप ले लें, चिट फंड का पैसा जो चोरी किया, उसको ED CBI के जरिए जेल में जाना चाहिए था। वो अगर मोदी जी के मंच में बैठे रहे, कौन उनको विश्वास करेंगे? एक दूसरी बात है, आप बंगाल को सोनार बंगला बनाएंगे, इनका ये स्लोगन था, अभी नहीं दे रहे। वो क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि बंगाल के लोग जानते हैं, सोना, पीतल, तांबा, ये सब को पहचानते हैं अच्छी तरीके से, और पूरे देश को वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर को बेच रहे हैं, एयरलाइंस बेच रहे हैं। आज तक रेल सही ढंग से चालू नहीं कर पाए, फुल फ्लेजेड रेल सर्विस पूरे विश्व में कोरोना हुए, लॉकडाउन हुए, लेकिन हमारा एकमात्र देश है कि सबसे ज़्यादा दिन तक रेलवे ठप पड़ा रहा। आज भी वो नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ, लेकिन रेल बेचने का फिक्र लग गया। तो सरकार को हम मैनेजर बनाते हैं चलाने के लिए, बेचने के लिए नहीं। लेकिन ये देखा गया कि ये MLA MP खरीदते हैं और राष्ट्रीय संपत्ति बेचते हैं। तो बंगाल के लोग इस बारे में बहुत सचेत होते हैं। यहाँ जात पात धर्म मजहब के नाम पर आप मंदिर वहीं बनाएंगे बोल करके, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी को गलत रास्ते में ले जाओगे तो लोग थोड़ी छोड़ेंगे। एक ऐसी गोष्ठ ही है, यहाँ हजारों ऐसी गोष्ठ। आखिरी सवाल सर आपसे, कौन सा M फैक्टर काम करने वाला है? M फॉर मोदी, M फॉर ममता, M फॉर महिलाएं, M फॉर मुस्लिम? M फॉर मार्क्सिज्म क्यों भूल जाते हैं आप? मार्क्सिस्ट फर्स्ट, यू शुड नो इफ यू आर इन बंगाल। M फॉर मार्क्सिस्ट, हम मैंने पता है ना, एजेंडा में आप कहीं से CPIM के हिसाब में नहीं ले आ रहे। मुझे कैसे पकड़ के ले आया पता नहीं हमें, तो नहीं, अनुभव मायने रखता है, इसीलिए तो आप बोल रहे हैं। क्योंकि बंगाल के पॉलिटिक्स में अगर आपको कायदे से शुरू करना है तो नए से अल्फ़ाबेट सीखना है, और यहाँ बंगाल में M फॉर मार्क्सिज्म पहले आती है, M फॉर मुस्लिम नहीं आती है पहले। इसलिए यहाँ पे आपने जितना भी घुस रहने की कोशिश की मुस्लिम पार्टी, यहाँ पे सेकुलर ISF आया लेकिन नहीं आ पाया, इसलिए एजेंडा बिगड़ गया है। पिछले 1 साल से IT सेल हो या तृणमूल के PK हो, जो बनाए थे, या मीडिया जो सोच के रखा था, वो सब बर्बाद कर दिया हम। निष्पक्षता के साथ वो बर्बाद हो गया है। और अभी जो क्वेश्चन आ रहा है इस चुनाव में, वो अनकॉमन क्वेश्चन है। हमें बड़ा मजा लग रहा है कि आज मीडिया के एक्सपर्ट्स हों या सेफोलॉजिस्ट हों या बीजेपी तृणमूल के IT सेल वाले हों, वो ये अनकॉमन क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के नहीं निकाल पा रहे। आपको शुभकामनाएं मैं फिर भी दूंगी।
और उम्मीद करती हूँ कि नाराजगी चुनाव बाद खत्म हो, नाराजगी मैं तो हंसते हंसते बोल रहा हूँ। मीडिया से खत्म हो और हमें फिर मौका मिले और वाकई आपकी बात। मीडिया की महत्वता है, मीडिया को सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभानी है। मैं जैसे कहा कि 5 एम का मतलब में अगर मार्क्सिज्म नहीं आता है तो बायस हो जाता है। बहुत शुक्रिया सलीम साहब आपका हमसे बात करने के लिए। तो बंगाल चुनाव में अलग अलग शख्सियतों को लेकर के आपके सामने हम उपस्थित होते रहेंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।